सबसे पहला सवाल मोहित दुबे आपसे, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हरियाणा में 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। अंडर करंट किस तरीके का आपको महसूस हुआ जब आप उस इलाके में गए? देखिए, बिल्कुल अंडर करंट की अगर बात करें और जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं उससे मेरा जो आकलन था उससे कांग्रेस काफी आगे थी। देखिए, थोड़ी देर के बाद जनादेश के बगीचे की क्यारियों में जो है किसके हिस्से में फूल आएंगे और किसके हिस्से में कांटे आएंगे वो तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के पर मौजूद हूं, जहां वो थोड़ी देर के बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे जब नतीजे के रुझान आ जाएंगे, जब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के भीतर कांग्रेस आगे थी। हमारा जो एग्जिट पोल था, खासतौर पे महापोल था, उसमें कांग्रेस बढ़त थी, सरकार बनाती हुई नजर आई थी। और देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो धुआंधार प्रचार प्रसार कांग्रेस की ओर से किया गया, उसका ही नतीजा हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा जब जादुई रूपी ईवीएम जो है का पिटारा खुलेगा, तो उसमें साफ हो जाएगा कि किसके हिस्से में जीत और किसके हिस्से में हार आएगी। बिल्कुल, कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था, ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, उन्हीं के घर के बाहर है और सीएम पद के लिए दावेदारी वो ठोक रहे हैं। मैं सीधे अब विशाल ठाकुर का रुख करती हूँ। विशाल हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, हरियाणा की राजनीति पर नजर रखते हैं। किस तरह की सुगबुगाहट विशाल राजनीतिक पार्टियों में इस वक्त, क्योंकि हलचल काफी बढ़ी हुई है? विशाल, लगता है विशाल को आवाज नहीं आ रही। मैं फरीदाबाद का रुख करती हूँ। राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा आप बताइए किस तरह की सुगबुगाहट राजनीतिक पार्टियों में, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे क्या वाकई एग्जिट पोल साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से मोहित दुबे ने बताया कि कांग्रेस काफी कंफर्टेबल स्थिति में है, ये इसी वक्त के आसपास 24 घंटे पहले तब भी नजर आया था जब दिल्ली की मुलाकात हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उन्होंने कहा था कि जीत का सेहरा किस पे, अगर हरियाणवी में बात करें तो जीत की पगड़ी किसके सर होगी, तो उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन है, जनता के सर होगी, मैं कर्मयोगी हूँ, गीता को मानता हूँ, कर्म की शुरुआत हो गई। जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज से वो चहलकदमी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जानते हैं कि जोड़ तोड़ की भी सियासत की जरूरत नहीं पड़ेगी और कांग्रेस कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ जा सकती है। और उसी तरीके महापोल एग्जिट पोल भी नजर आए। इस वक्त में फरीदाबाद के काउंटिंग सेंटर में हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। और यहाँ पर जो भी आपको नजर आएंगे, दरअसल ये पोलिंग एजेंट है और उसके बाद 8 बजे के आसपास गिनती की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 8:30 बजे के आसपास, जिसे हम बैलेट पेपर कहते हैं, उसके जरिए रुझान आएंगे और 9 बजे के आसपास जो रुझान है वो आने लग जाएंगे। ईवीएम से इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार लोकतंत्र का जश्न किस तरफ बनेगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं। अरे एग्जिट पोल सब धराशायी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग एजेंट है अलग अलग पार्टियों के, वो अंदर जा रहे हैं और उसके बाद इनका आइडेंटिफिकेशन होगा और लगभग मान के चलिए कि 1 घंटे के बाद जो बैलेट पेपर के रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके आधे घंटे 1.5 घंटे के बाद ईवीएम से भी रुझान की शुरुआत हो जाएगी, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। यकीनन जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। राहुल, हमारे सहयोगी मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। मोहम्मद यूनुस, 370 खत्म होने के लगभग 5 साल के बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। क्या 370 वाकई इस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा नजर आया? जी, पहले आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो अभी मौसम है काफ़ी ठंडा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ जो मौसम है उसमें गर्माहट पैदा होगी और वैसे वैसे ही यहाँ का जो सियासी माहौल है वो भी, उसमें भी गर्माहट पैदा होगी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ SKICC के बाहर, जो श्रीनगर में काउंटिंग सेंटर है। तो अभी यहाँ पे 8 बजे के करीब जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी। पहले जो है पोस्टल बैलेट्स खोले जाएंगे, उसके बाद ईवीएम मशीन्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी। और ये बता दें आपको कि धारा 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और वो भी शांतिपूर्वक हुए। 3 फेजेस में इन चुनावों को कराया गया था। पहले फेज़ और दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़, जो तीनों फेज़ हैं वो शांतिपूर्वक समाप्त हुए और आज यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। इनमें जम्मू कश्मीर में टोटल काउंटिंग सेंटर्स की तादाद जो है वो 28 है और 873
कैंडिडेट्स की जो तकदीर है वो इन EVM मशीन्स में बंद है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको नताइज मालूम होंगे कि कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी हार रही है। बिल्कुल 10 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहा है। जम्मू रीजन चलते हैं, वहां से शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, जरा बताइए, जम्मू रीजन की कुल 43 सीटें हैं और इन 43 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीद काफी ज्यादा कर रही है। हालांकि शाहनवाज के पास भी जाएंगे, लेकिन अनिल त्यागी जी भी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल त्यागी जी, आज जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उसको वो नतीजे कितने अहम साबित होंगे अगर राजनीति की दृष्टि से और पूरे परिदृश्य में बात की जाए, सेंटर के परिदृश्य में बात की जाए, कितने महत्वपूर्ण है ये राजनीतिक पार्टियों के लिए आज के नतीजे? देखिए, हरियाणा जो है हमेशा सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहा है। 1987 में जब देवीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 85 सीट ला करके, उसके बाद 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवा दिया। तो यहाँ अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जिसकी की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अभी चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, तो उसका नतीजा, उसका प्रभाव जो है महाराष्ट्र पे भी पड़ेगा, झारखंड पे भी पड़ेगा और बाकी राज्यों पे भी पड़ेगा, और दोनों दलों की राजनीति बदल जाएगी। नतीजे कुछ भी आए, किसी के पक्ष में भी आए, अगर भाजपा के पक्ष में मान लीजिए, जो कि संभव नजर नहीं आ रहा, आते हैं तो भाजपा की राजनीति बदल जाएगी, और कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस की राजनीति बदल जाएगी, यानी कि विपक्ष की राजनीति बदल जाएगी। हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों का परिणाम पूरे देश में जाएगा कि वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है और जो वहां के आतंकवादी हैं तथाकथित, उनका संदेश क्या है, क्या वो देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं या नहीं। ये सिंबॉलिक मैसेज यूनाइटेड नेशंस तक जाएगा कश्मीर में, क्योंकि जो लोग ट्राइलेटरल पाकिस्तान की बात करते हैं समझौते की, वो बायलेटरल पे आके टिक जाएगी अभी, क्योंकि जयशंकर जा भी रहे हैं, और उसका बहुत दूरगामी अंतर्राष्ट्रीय, जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय होगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव को देखते हुए आप ये समझिए, इसके चुनाव का परिणाम जो है, उसका जो प्रभाव है वो बहुआयामी होगा, वो नरेंद्र मोदी पे भी डिपेंड अनिल त्यागी करेगा। जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, खासकर हरियाणा के संदर्भ में, आपके मुताबिक वो कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा गया? क्या जवान किसान पहलवान? नहीं, जवान किसान पहलवान नहीं हुआ। क्या मुद्दे तो अपने आप उपजे। इन्होंने आंगनवाड़ियों की पिटाई की, इन्होंने जवानों की पिटाई की, इन्हें युवाओं की पिटाई की, ग्राम प्रधानों की पिटाई की, किसानों के सड़कों पे कील लगा दिए, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण जो घर घर भटके लोग, जो घूस का आडंबर चला, वो पिटाई हुई। लोग धरने पे बैठे हैं। सार आप जाइए तो किसान बीमा के मुआवजे के लिए धरने पे बैठे हैं, दूरदर्शन के कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, आप एयरपोर्ट से रास्ता मांगने के लिए लोग धरने पे बैठे हैं, और जो 15 म्युनिसिपैलिटीज हैं हरियाणा की, वो बिल्कुल सड़ गई हैं, बदबू मारती हैं, पानी की बड़ी समस्या है, और 30 एग्जाम जो पिछले 10 साल में हुए, उनके सबके पर्चे लीक हो गए, जबकि करोड़ों रुपया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड ने इकट्ठा किया। ये सारे मुद्दे ये इकट्ठे हो गए, ये उबलने लगे अपने आप धीरे धीरे, और इस सवाल का नतीजा ये हुआ कि जनता बिफर गई। आप मैं बता रहा हूँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।